अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूं मेहरीन सब्तैन। नाज़रीन, पीटीआई ने सितंबर 2018 में अपना पहला ज़िमनी बजट दिया था और इसमें 183 अरब के नए टैक्सेस थे और तरक्याती अखराजात में 350 अरब की कमी की गई थी। और अब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि कल हुकूमत अपना इक्तिसादी विजन देगी और इस इक्तिसादी विजन के हवाले से भी ज़रा हम आपको बताते चले। जो हमारे पास इत्तलात है उनके मुताबिक 200 अरब के नए टैक्सेस के साथ तरक्याती अखराजात मज़ीद कम कर दिए जाएंगे। यानी कि ये जो इक्तिसादी विजन स्लैश इक्तिसादी नाकामी है, इसकी वजूहात क्या है, असबाब क्या है कि एक और मिनी बजट देना पड़ रहा है। वजूहात क्या है कि बज़ाहिरन हम अभी तक IMF की शराइत ही पूरा करने के चक्कर में उस गरीब आवाम को, जिसको कि कहा गया था इमरान खान की जानिब से कि रिलीफ दिया जाएगा, रिलीफ देने के बजाय उन्हें मज़ीद जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि दवाओं की कीमत में इजाफा हो रहा है, गैस बिजली सब महंगी हो रही है। तो फिर ये जो कहा जा रहा है कि बजट के अंदर वो तमाम लवाजमात जिससे गरीब मुतासर होगा वो नहीं होंगे, तो ऐसा कैसे होगा? मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएंगे, तो वो टैक्सेस कहाँ पर लगाए जाएंगे? जिस तरह से बताया जा रहा है कि शायद वो अपर स्लैब वाले लोग ही मुतासर होंगे उससे। देखते हैं कि वो क्या होता है, क्योंकि जो पहला ज़िमनी बजट था उसमें तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। एनीवेज, इंतखाबी नारे क्या थे और उनकी हकीकत क्या है, ये सब हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपने दूसरे मौजू पर, जो कि नैब जिसने जाली अकाउंट केस की तहकीकात के लिए कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला किया है। पहली बात तो हम ये करेंगे कि इस कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम की ज़रूरत क्यों पड़ी, जिसकी सरबराही, जिसकी खुद निगरानी चेयरमैन नैब करेंगे। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्किलात आने वाले वक्त में हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और क्या कुछ होगा इस हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। सबसे आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और दुनिया के 7वें बड़े शहर कराची की, जिसकी मुश्किलात में रोज़ अफजू इजाफा हो रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जिस तरह तजावज़ात जो है वो साफ़ किए गए थे और जिसने गरीब आवाम की कमर तोड़ी थी यकीनन, और फिर कहा गया था कि मेयर और सिंध हुकूमत जो है वो इन मामलात को देखेगी। उन्होंने तो इन मामलात को अभी तक एड्रेस नहीं किया। उसके बाद एक और बड़ी अदालत का बड़ा फैसला जो सामने आया है, जिसके मुताबिक जो 40 साल पहले वाली हालत है कराची की वो बहाल की जाए। अगर वो बहाल की जाएगी, उसके बाद सिंध हुकूमत और मेयर पर क्या इजाफी बोझ होगा, जिन्होंने अभी तक वो पिछला बोझ ही नहीं उतारा। साथ ही साथ यहाँ पर सवाल ये भी होगा कि मास्टर प्लान दिया गया है जिसके मुताबिक वो इमारतें खड़ी की गई, लोगों ने फीसेस दी हैं, तो फिर असल कसूरवार कौन है? ये इमारतें गिरा देने से क्या मसले का हल हो जाएगा? एट द सेम टाइम हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 40 साल पहले वाले कराची की हालत बहाल करना जो है वो मौजूदा हालात तो तकाज़े और बढ़ती हुई पॉपुलेशन ग्रोथ को रख कर यकीनन किया गया होगा। किस तरह से पॉसिबल होगा, इस सब पर हम बात करेंगे। मेहमानों के बारे में बताते चले। हमारे साथ टीम तज्ज़ियाकार मौजूद है लाहौर स्टूडियोज़ में। उस्मान डार, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से। खुर्रम हुसैन, माहिर मुआशियात, हमारे साथ कराची से। और मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमारे साथ होंगे हमारे प्रोग्राम में। खुर्रम हुसैन साहब, आप माहिर मुआशियात हैं, बेहतर से हमें कुछ समझा सकेंगे। पहले तो ये बता दें कि ये जो इक्तिसादी विजन जो फवाद चौधरी ने कहा कल पेश किया जाएगा, हम इसे इक्तिसादी नाकामी समझते हैं। 3 से 4 माह के अंदर ही मिनी बजट यानी एक और बजट जो पेश करने की वजह है, जो तौजी ये बताते हैं, जो तौजी आपको समझ आती है, वो है क्या? जहां तक स्टोरी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि कल का जो मिनी बजट आ रहा है, जब ये अनाउंस हुआ था कि जनवरी में एक मिनी बजट आएगा, तो हमें बताया गया था कि रेवेन्यू में बहुत शॉर्टफॉल आ रही है और उसके हवाले से एक मिनी बजट मजीद एक और की ज़रूरत होगी ताकि हुकूमत के अखराजात और उनके रेवेन्यूज जो हैं उनको बैलेंस पे लाने के लिए एक और झटका दिया जाए। अब जब बजट जैसे जैसे जब ये तारीख नज़दीक आई तो हमें ये स्टोरी जो थी चेंज होनी शुरू हुई और अब हमें बताया जा रहा है कि ये बजट जो मिनी बजट जो आ रहा है ये तो एक्चुअली मिनी बजट है ही नहीं, ये एक रिफॉर्म पैकेज है, ये एक इंसेंटिव पैकेज है एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और कल ही हमें बताया गया है कि इसका जो नेट रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा वो तो एक्चुअली नेगेटिव होगा, यानी कि इसमें रेवेन्यूज रेज करने के बजाय मजीद और कम किए जाएंगे ताकि एज इंसेंटिव ये इंडस्ट्री को दे दिया जाए। तो ये तो एक पूरी स्टोरी इसकी चेंज हो चुकी है और अब इसमें हमें बताया ये भी जा रहा है कि इसमें हो सकता है कि तमाम चीजें जो फैटिफ की तरफ से पाकिस्तान से मांगी गई हैं, तमाम चीजें जो चाइना की तरफ से पाकिस्तान से मांगी गई हैं, उनको भी फाइनेंस बिल के अंदर डाल के इसी मौके के थ्रू पास करवाया जाएगा।
तो इसका ओरिजिनल मकसद जो था वो तो अब खत्म हो चुका है, अब ये कुछ और ही चीज बन गई है। तो ओरिजिनल मकसद आपका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो अपनी जगह खड़ी है, वो किस तरह मीट होगी उस पर अभी तक कोई गाइडेंस नहीं है। कल का दिन आए, कल देखते हैं कि क्या अनाउंस होता है। अच्छा, सही, चलिए ठीक है। ये तो यानी कि एक और ही नई शक्ल जो है इस पैकेज की हमें दिखाई दे रही है। मुजाहिद बरेलवी साहब, आप क्या कहेंगे? ये जिस तरह अभी खुर्रम हुसैन साहब ने एक्सप्लेन किया है उसके मुताबिक तो यकीनन अब इंसेंटिवाइज करने जा रहे हैं ये, यानी कि कुछ कमियां की जाएंगी और रेवेन्यू शॉर्टफॉल तो हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम लोग जो है उनको शायद कोई फ़ायदा होगा। आपको भी ऐसा ही कुछ दिखाई देता है? एक तो राना साहब ने इनकसारी से काम लिया। अक्सर जो इनकी गुफ्तगू होती है मैं उससे काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता हूँ। तो मईशत के हवाले से तो मेरी मालूमात उनसे ज़्यादा गरीब हैं। तो बेहतर ये था कि ये जो हमारे गालिबन उस्मान डार साहब कह रहे थे ना, तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे बैठे हैं, जी, तो उनसे ये तमाम सवाल करती और वही जवाब देते। लेकिन मुझे तो सिर्फ ये लग रहा है, और जैसे यानी सिर्फ 150 दिन में अगर तहरीक इंसाफ इतनी काबिल रहम सूरत हाल में आ जाए कि वो सिर्फ अपने मौक़िफ़ का दिफा करने लगे, तो मैंने नहीं देखा कि ये, मैं नहीं कहता कि शरीफों की और जरदारियों की हुकूमत तो खैर जितनी बदतरीन थी और जिनके सबब रद्द अमल में लोग उम्मीद कर रहे थे हमारे खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उनका पास बहुत अच्छा रहा, करप्शन के हवाले से कोई इंतज़ाम नहीं था, कौम को दिया भी, खिदमत में भी, क्रिकेट में भी। और लेकिन जो उन्होंने बाद में टीम जो बनाई, ये मुझे इल्म है कि मैं उस्मान डार जैसे लोग, मुझे 2-4 लोग उंगलियों पे गिन सकता हूँ, जो टीम बनाई वो उन्हीं लोगों की थी जो काफ लीग की थी, जो नून लीग की थी, जो पीपल्स पार्टी के बचे कुचे लोग थे मेन मिनिस्ट्री में देखें तो। और इससे ये लगता है कि जो हमें हमारा ख्याल था कि जो वो पिछली 2 दहाई से काम कर रहे थे वो एक ऐसी, जब वो पावर में आएंगे, और लग भी रहा था, यानी तमाम लोगों का ये ख्याल था कि खान साहब जुलाई 2018 में कामयाब होने जा रहे हैं, तो एक ऐसी टीम ज़रूर तैयार करते, ख़ासतौर पर इकॉनमी के हवाले से। जब वो ये कह रहे थे कि ये मुल्क 36 खरब रुपए का मकरूज हो चुका है कि मईशत से निकाला जाएगा, आज क्या हो रहा है? आप जा रहे हैं $2 अरब के लिए सऊदियों के पास, 3 अरब के लिए जा रहे हैं इन इमारतियों के पास, तुर्की के पास, चीन के पास। जो कर्जे पास्ट वाले रहे थे वही आप कर रहे हैं। आपने वो जो आपने अभी सुनाया भी, पैच के 91 रुपये पे अब 140 रुपये पे डॉलर आया हुआ है। लेकिन मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि खान साहब कमिटेड है, लेकिन बदकिस्मती से खान साहब ने अपनी ओरिजिनल यंग डायनेमिक ओरिजिनल टीम की जगह उन बोसीदा, उन माजी के जो हुकूमतों के जो है गर्क करने में इस मईशत को, सियासत को तबाह करने के जिम्मेदार रहे, उन्हीं लोगों को जो एतराज ये है कि खान साहब को जिस तरह की माहिर टीम इस वक्त दरकार थी वो आपको कहीं नजर नहीं आती। वो एक बड़ा शायद लगेज है वो कैरी कर रहे हैं। फवाद चौधरी जैसे लोगों को छोड़ दिया गया है। उस्मान डार साहब, सबसे पहले तो आप शायद जवाब देना ज़रूर चाहेंगे। मुजाहिद बरेलवी साहब जो कह रहे थे अभी, कुछ टीम की भी बात कर रहे थे, कुछ महारत की जो कमी है दिखाई देती है इस टीम में उसकी वो बात कर रहे थे। एट द सेम टाइम जैसे अभी खुर्रम हुसैन साहब ने कहा कि जो इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है बज़ाहिरन जो इक्तसादी पैकेज सामने आप लेकर आ रहे हैं, इसमें लोगों को शायद आप लोग रिलैक्स करने जा रहे हैं, यानी कि हम देखेंगे टैक्सेस में मज़ीद कमी होगी, तो फिर ये तो अगेन एक और लॉस होगा, IMF की जानिब जाने के कदम जो हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। देखिए मेरीन, पहले तो जितने भी टीम प्लेयर्स हैं मैं समझता हूं कि वो अपने तौर पे नेक नीति से काम कर रहे हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है, चाहे जो भी मिनिस्टर है, कि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। लेकिन हमें अपनी तारीख को भी नहीं भूलना है कि किन हालात में ये मईशत हमें मिली है, किन हालात में हमें अदारे मिले हैं, किन हालात में ये मुल्क मिला है। और मुश्किल वक़्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि इकानमी मईशत इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। और हमारा दोबारा से ये जिस मुआशी पैकेज की आप बात कर रही हैं या इंटेंसिव जिसको आप कह रही हैं जी कि हम इंसेंटिव्स देने जा रहे हैं,
तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि अगर हमने जॉब क्रिएट करनी है, हमने इंडस्ट्री का पहिया चलाना है, तो तभी मईशत ने आगे बढ़ना है। तो जैसे असद उमर साहब ने आपने देखा है, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि ये सरमायाकारी के लिए या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जो भी वो पैकेज ला रहे हैं, बुनियादी मकसद उसका यही है कि हम इंडस्ट्री के पहिए को आगे चला सके, बढ़ा सके। मेरा ख्याल है अगले 24 घंटे में तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिन टैक्सेस की भी अगर आप बात कर रही थी, मैं सुन रहा था, तो उसमें भी आम आदमी के ऊपर कोई बोझ नहीं डालने जा रही है हुकूमत। हमारी पूरी कोशिश है, हमारी नीयत साफ है कि किसी तरीके भी ये जो इकॉनमी जिसकी मैं समझता हूँ एक ब्लीडिंग सिचुएशन में हमें मिली, करंट अकाउंट डेफिसिट आपके सामने है जिसका हमें सामना है, अब आज भी है, तो कल इंशाल्लाह ताला एक बेहतरी की तरफ ही जाएगा। अच्छा, ये उस्मान डार साहब, जिसको फवाद चौधरी साहब ये फरमाते हैं, कहते हैं कि हम एक इक्तिसादी विजन देने जा रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने 5 माह में अदायगियों के तवाजुन से निपटा है। तो वो कहाँ निपटा है? वो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि हम 5 माह के अंदर देख रहे हैं एक और मिनी बजट आता है। देखिए, जब हमें हुकूमत मिली तो तकरीबन तब हमें 30 अरब डॉलर के करीब जो है, जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, सामना था, जिसमें 18 से 20 बिलियन डॉलर तो सिर्फ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था। 8 से 10 अरब डॉलर आप समझिए जो भी हमने लोन की रीपेमेंट्स करनी थी, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट डेफिसिट चल रहा था। उस्मान डार साहब, माजरत के साथ आप जो ये सब कुछ कह रहे हैं कि हमें इस हालत में हुकूमत मिली, ये हालात थे, तो उसका मतलब ये है कि आप इस तरह के इकदामात लेंगे कि जिससे गरीब जो है उसके ऊपर बोझ पड़ता चला जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुमारो कि कल किस तरह का आप बजट देने जा रहे हैं, लेकिन जो अभी तक हमारे सामने है, अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया, रोटी नान जो है 10 से 12 रुपए पे पहुंच गई, चलो 15 पे तो नहीं गई जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी कहते थे, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि गरीब के ऊपर बोझ बढ़ा है। बिजली का बिल उसने भी देना है, गैस का बिल उसने भी देना है, हर जगह इजाफा हुआ है। हाउ डू यू से इट? देखिए मेरी कोई भी हुकूमत जो पिछली गवर्नमेंट है वो अपने आखिरी 1-1.5 साल में आर्टिफिशियली इन्फ्लेशन को, महंगाई को मैनेज करती है, क्योंकि इलेक्शन ईयर में जा रहे होते हैं, इसलिए ना वो चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, ना ही वो डॉलर को जिस तरह मेंटेन किया गया था, आपके सामने ही आर्टिफिशियली डॉलर भी मेंटेन किया गया था। तो ये वो तमाम असरात हैं, जो भी नई गवर्नमेंट आती है उसको ये उसी के गले पड़ते हैं। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, 2008 में जब उनकी गवर्नमेंट आई है तो तरीक साज महंगाई थी। आप कंपेयर कर लें हमारे 5 माह पीपल्स पार्टी के जो पहले 5 माह थे या पीएमएलएन के 5 माह थे, इसी तरह जब पीएमएलएन वाले आए तो पीपल्स पार्टी ने जो आर्टिफिशियली इन्फ्लेशन मैनेज कर रखी थी उनको उसका सामना था। आज ये हम राना अजीम साहब से भी जरा पूछ लेते हैं, ये जो आर्टिफिशियली चीजों को मैनेज किया जाता है आखिरी साल के अंदर जो जाने वाली हुकूमत होती है, डेफिनेटली वो किसी से छुपी हुई बात तो नहीं है, लेकिन राना अजीम साहब, आपको लगता है कि ये जो अब इकदामात या टफ स्टेप्स आप कह ले लिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, जिसे बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, इस वक्त देखा जाए तो पॉलिटिकली उनके लिए ये चीज़ काफ़ी नुकसानदेह भी है, लेकिन क्या ये सख्त स्टेप जो है आने वाले वक्त को आसान बनाने के लिए है, या तब भी इनके पास चूंकि कोई विजन नहीं होगा तो फिर एक और बजट आता दिखाई देगा? लेकिन जी, जहाँ तक अभी डॉक्टर साहब चूँकि बात कर रहे थे, तो मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ, उन्होंने हमेशा सच्ची बात की है, लेकिन डॉक्टर साहब क्यों बोल रहे हैं कि जब इन्हें पता था कि पिछली 2 दहाइयों का इन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ, मसनूई महंगाई या मसनूई करा के उसके बाद आपने एक बड़े शैडो कैबिनेट भी बनाई। आपकी खान साहब की तकारीर जो है वो आखिरी 6 माह या 8 माह की अगर उठा के देख लें तो उसमें यही कहा गया है कि ये डॉलर क्यों महंगा हो रहा है, इससे इतना नुकसान होगा, गरीब को रोटी मिलनी चाहिए, गरीब को बिजली मिलनी चाहिए, सनतकार को गैस मिलनी चाहिए, मिल्स चलनी चाहिए, इंडस्ट्री चलनी, ये सारी बातें हैं। जब आपको पता था पहले ये सब कुछ हो चुका है तो फिर उसका बंदोबस्त क्यों नहीं किया? आज आपके उन तमाम डिपार्टमेंट्स में जहां पर ये सब कुछ हुआ, जिस पर आप इल्ज़ाम भी लगाते थे कि करप्शन कहाँ हो रही है, बिजली की चोरी कहाँ पे हो रही है, बिजली महंगी कहाँ से खरीदी जा रही है, हर चीज़ का वो तमाम चीज़ें उसी तरह मौजूद है, वो तमाम डिपार्टमेंट उसी तरह मौजूद है, उन पर बैठे हुए अफसरान उसी तरह मौजूद है। सिर्फ हो क्या रहा है कि जिस दिन से आप आए हैं हमें भी यह उम्मीद थी, हम लोगों ने भी आपकी एक फाइट लड़ी कि एक नई तब्दीली आएगी, मगर तब्दीली क्या आई? तब्दीली आई कि गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। आज अगर किसी को कारोबार करने वाले शख्स को पूछो वो भी रो रहा है, गरीब तो वैसे ही रो रहा था। इस दौर में आके देखें, तब्दीली
होती है, बिल्कुल महंगाई होगी, मुझे पता एक मसनूई आपको मिला था सारा कुछ, लेकिन उसका कोई हल होता है ना, वो हल कहाँ पे नज़र आ रहा है? वो हल सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि सिर्फ आप गरीब को जो है ना इसके नीचे कर रहे हैं कि गरीब जो है उसे मार दिया जाए, इस मुल्क से गुर्बत खत्म हो जाए, गुर्बत खत्म होने में क्या है, गरीब खत्म हो जाए, उस पर आप तवज्जो दे रहे हैं। हमें कोई ऐसा हल बताएं डॉक्टर साहब, वो हल क्या है? इस 6 माह बाद फिर आप कहेंगे जनाब अगले 4 माह हल खुर्रम हुसैन साहब से पूछ लेते ना। खुर्रम हुसैन साहब, क्या हल हो क्या सकता है? चलिए, इनके पास तो एक प्लानिंग है, लेकिन हो क्या सकता है? एक आम आदमी के लिए क्या हो सकता है? आम आदमी के लिए अभी क्या हो सकता है, ये इसका सवाल मैं तो नहीं दूंगा, इसका सवाल तो ये गवर्नमेंट देगी, इसका सवाल तो माजी के जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स रह गए हैं। गवर्नमेंट ने तो बहुत से हल दिए थे, बताए थे हमें, इंतखाबी नारों में हमने बहुत कुछ सुना था। देखिए, हल की जहां तक हम बात करते हैं, एक चीज उसमें काफी जरूरी है कि आपने मईशत को बातों की बुनियाद पे नहीं चला सकते। आप सियासत को बातों पे चला सकते हैं, लेकिन जहां तक मईशत इन्वॉल्व है उधर आपने हार्ड मेजर्स लेने हैं, आपने हार्ड रियलिटी के साथ डील करना है। अगर आप बाहर के लोन्स और उस तरीके से मौजूदा डेफिसिट्स को सेटल करेंगे तो आप थोड़ा सा वक्त, सिर्फ एक वक्ती सहूलियत अपने लिए अर्न कर रहे हैं, उससे आगे आपको और कुछ नहीं मिल रहा। तो हल में अब यही है कि गवर्नमेंट ने एक क्राइसिस तो इनहेरिट किया है, इस बात में कोई शक नहीं है, या एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन, लेकिन अब इसको संभालना तो इनकी जिम्मेदारी है। पावर इन्होंने मांगा था, अब पावर इनको मिल गया है, और जिस सूरत हाल में अब मुल्क है उसको संभालना और उसको इस सिचुएशन से निकालना तो इनकी जिम्मेदारी है। उसके लिए इनको काम करना होगा, एक तो आपस में मिल के, और वो चीज अभी मुझे पूरी तरह नहीं नजर आ रही, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इनको बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ भी किसी किस्म की एक हार्मनी एस्टैब्लिश करनी होगी, किसी किस्म के उनके साथ हाथ जोड़ के साथ उनको लेके चलना होगा। जहां तक ये एक कॉन्फ्रंटेशनल मोड में रहेंगे ऑपोजिशन और तमाम और पार्टीज के साथ, ये मईशियाती सूरत हाल को नहीं संभाल सकेंगे। ठीक है, सही है। और इसहाक डार साहब की यकीनन जो तजर्बात है या जो उनका एक्सपीरियंस है उससे भी इस्तेफादा करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब, आप हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो नैब जिसने जाली अकाउंट के हवाले से कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला किया है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। नैब का जाली अकाउंट केस और इस हवाले से जो अब एक नई अपडेट सामने आई है, उसमें कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हदायत जारी की थी नैब को, JIT ने जो तहकीकात की थी वो तमाम की तमाम नैब के पास, और इस तमाम तर तनाज़ुर में अब कंबाइन इन्वेस्टिगेशन बनाने का, टीम बनाने का जो फैसला है नैब का, वो क्या वजह है जो ये फैसला करना पड़ा, और किस कदर हमें इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्किलात जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। आजिज़ दामरा साहब हमारे साथ मौजूद है इस सेगमेंट में, और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और राजा आमिर अब्बास मारूफ कानूनदान भी हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आजिज़ दामरा साहब, पहले तो आप ये बताइए, इस वक्त जो बढ़ती हुई मुश्किलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो आपको दिखाई देती है, या लगता है मामलात जो है आप लोग भी सोचें कि मिठाइयाँ तकसीम की जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये थोड़ा सा छोटा सा सवाल करने की जिसारत करूंगा कि ये किसने आपको बता दिया कि पीपल्स पार्टी परेशान है, नंबर 1। और दूसरी बात है कि अगर हम परेशान हो या ना हो, इससे नैब की उस इंक्वायरी पे क्या असर पड़ेगा। तो हम हंस के तमाम चीज़ों को फेस करने वाले लोग हैं, मार्शल्लाह से लेके, और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जितने भी एहतसाबात हुए हैं, उसमें आज भी अगर ये एहतसाब हो रहा है जो क्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा, इस पे दो राय नहीं है। कम से कम इस बात से आप भी इत्तेफाक करेंगी कि दो राय नहीं है। मैं थोड़ी सी एक मिसाल देना चाहता हूं, जरदारी साहब के वो तमाम स्टेटमेंट्स याद हैं जिस पे वो कहते हैं कि हम तो इन तमाम मामलात से बहुत बार गुजरे हुए हैं, हमें बिल्कुल इस पे कोई हमारी दो राय नहीं है। जी जरदारी साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तार करना है तो बेशक गिरफ्तार भी कर लें। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि एक नेबज़दा लोग है का एक शख्स है, वैसे तो बहुत सारे हैं, मगर मैं ACL की बात करता हूं क्योंकि ये कहते हैं कि ACL की लिस्ट बड़ी क्रेडिबल है ना लिस्ट। एक नेबज़दा है जिनका ताल्लुक सिंध से है, मगर इत्तेफाक से उसके गले में PTI का
वो पट्टा जो है, मफलर जो है वो लगा हुआ है, जिसका नाम है लियाकत जतोई, ECL में नाम है, नैबज़दा है, रेफरेंस दाखिल है। इसी क्रेडिबल हुकूमत में जो एहतसाब कर के थक जाते हैं और वो कूच करके पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो हम बहरहाल फिर भी एतराज़ नहीं करते कि अगर ज्वाइंट कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी करता है हम हाजिर हैं, हमारे पासपोर्ट बैंकिंग कोर्ट में पड़े हैं, बाहर नहीं जा रहे। पीपल्स पार्टी की कोई लीडरशिप बाहर नहीं जा रही, जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं। जिस तरह भी वो मुतमिन होना चाहें, एहतसाब करना चाहें, कर लें, मगर ये बात है कि क्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा। अच्छा, सही, यानी कि जहाँ तक हम समझ पाए हैं कि इस चीज़ को, इस प्रोसेस को और ज़्यादा शफाफ, शवाहिद जो है उनके हवाले से, जो सवालात पिछले केस पनामा के हवाले से जो उठते रहे, वो सवालात ताकि दोबारा ना सामने आए, तो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इसको बनाने का ये इरादा किया गया है। ये बेहतरीन हो गया। ठीक है। अच्छा उस्मान डार साहब, इससे पहले जब ये मामला उठा था तो जब PTI ने बहुत शोर मचाया, जब ये बात हुई कि गवर्नर राज लग सकता है, फ्लो क्रॉसिंग की बातें हम सुनते रहे, तो जो तनकीद होती रही आप लोगों पर वो ये भी होती रही कि आप लोग जो है आप उनको ना चाहते हुए भी फ़ायदा दे रहे हैं। वो फ़ायदा हमें नज़र आया जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिलावल का नाम या मुराद अली शाह का नाम जो है वो निकाल दिया जाता है ECL से निकालने के बाद, और जिस तरह की स्टेटमेंट आती है और जिस शराइत के ऊपर नैब के हवाले ये केस किया जाता है। तो इस वक्त जो JIT और फिर CIT, इससे आप मुतमईन हैं ये जो काम होने जा रहा है, या इस बार फिर से कोई शोर मचाने का इरादा है PTI का? देखें, हम तो मुतमिन है। ये बेहतर है कि आप पीपल्स पार्टी के दोस्तों से पूछें कि आया वो मुतमिन है कि नहीं। उनका केस नैब के पास चला गया है। कल को जब अगर रिपोर्ट इनके खिलाफ आ जाती है, दामरा साहब को तो मैंने सुना है ये ऐसे ही करते हैं, पहले विक्ट्री के निशान बनाते हैं, फिर ये नाच गाना करते हैं, फिर ये मिठाइयाँ बांटते हैं, फिर उन्हीं जजेस पे जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उन पे उंगलियां उठाते हैं, पाकिस्तान के अदारों की ये तजलील करते हैं। देखें, सीधी बात है, JIT ने आसफ अली जरदारी साहब की बेनामी प्रॉपर्टीज़ का इंकशाफ किया है। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो उनके नाम पे हैं। उनकी नहली का केस 62(1)F का मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके गया हूँ। बड़ा ओपन एंड शट केस है माहिरीन, और मेरा मानना है कि जब ये केस अदालत में सुना जाएगा, अपने दफा में मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा ये क्या लेके आएंगे। जो प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क वाली इनके नाम पे सामने आई है, बाकायदा सर्टिफाइड है न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट से, काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान न्यूयॉर्क से सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है, तो वो कैसे जुटलाएंगे ये। उसके बाद जो 1 करोड़ों रुपए की मालियत की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जिनका इंकशाफ JIT में होता है, वो भी इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में इलेक्शन में डिक्लेयर नहीं कर रखी हैं, उस पर भी ये नहल होने जा रहे हैं। और उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद ने दे दी है। तो मैं नहीं समझता कि डामरा साहब की जो लीडरशिप है ये नहली से बच पाएगी। हाँ, उसके बाद जो मनी ट्रेल के क्वेश्चंस उठेंगे कि बाहर की प्रॉपर्टी कैसे ली, फिर बेनामी प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर एक अलग बहस है कि वो कितना लंबा जेल में जाएंगे, लेकिन नहली उनकी यकीनी है। मैं डामरा साहब को कह देता हूँ। जी, धामरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी धामरा साहब। एक सवाल मैं कर लूं। मैरीन मैं सवाल कर लूं डॉक्टर साहब से। जी जी जरूर। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वो एक्सेप्ट करते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को जो नाअहल करार दिया गया वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, और अगर जहांगीर तरीन साहब माइनस होते तो क्या दामरा साहब कि जो आसफ अली नाअहल किस बुनियाद पर करार दिए गए? आसफ अली जरदारी साहब, चले सुन ले मेरी बात। दामरा साहब, आसफ अली जरदारी साहब का ये जो केस है 62(1)F का नहली का, जहांगीर तरीन साहब तो उनके सामने मासूम लग रहे हैं जो उनकी नहली मेरे तो सवाल, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मेरा तो सवाल आने वाला है आपसे। ये बरेलवी साहब का सवाल था, ये बरेलवी साहब का सवाल था। बरेलवी साहब वो अभी बच्चे हैं उनके सामने, जरदारी साहब के सामने डार साहब ये कह रहे हैं, लेकिन मानते हैं कि बच्चे हैं। दामरा साहब आप भी पूछ आप बताइएगा, आपके सवाल करना चाह रहे हैं। जी 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 दामरा साहब। देखिए, पहली बात ये है, बरेलवी साहब से भी मैं माजरत करता हूं, मैंने आपको पीपल्स उठाया था पार्टी मुजाहिद बरेलवी साहब ने। जी जी दामरा साहब सवाल। सर, आपके सर पे ऊपर पीपल्स पार्टी सवार है ना डॉक्टर साहब, आप भी बेकसूर है। अच्छा, बड़ा बरेलवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की अभी कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, और उनका एक साहब का वजीर जो है और मौजूदा MPA जो है
वो जेल में है और नैब में उनके खिलाफ रेफरेंस है। अच्छा, अपनी बात याद आई, यही तो इशू है तरीन की बात नहीं कर रहे, आपको वो तो रामरा जवाब देंगे ना, उनकी अलग बात है। आप अपना जवाब दें पहले। नहीं, मैं हाँ, तो मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस बात पे जो बरेलवी साहब ने दो अहम नुक्ते उठाए हैं। एक तो शर्जील मेमन का उठाया है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट भी हमारी और वो जेल भी सिंध में मौजूद है, उसको सजा नहीं लगी, वो रेफरेंसेस के तौर पर जेल में मौजूद हैं। और दूसरे जो इनके लियाकत जतोई हैं उनके खिलाफ रेफरेंसेस भी हैं, मगर वो ईसीएल में नाम भी था, वो बाहर चले गए हैं। अब ये जो क्रॉस द बोर्ड का एक क्वेश्चन है ना, वो डार साहब उसका जवाब दें। जहांगीर तरीन आज भी इनके ऑफिशियल मीटिंग में बैठ रहे हैं, वो नाहल भी हैं, ऑफिशियल मीटिंग में भी बैठ रहे हैं। तो ये इनकी जो चीजें हैं ना, अभी ये सिंध में चीफ मिनिस्टर के इस्तीफा का मुतालबा करते हैं। मकाफात अमल यह है कि ये अपने चीफ मिनिस्टर की फंसी हुई गाड़ी को धक्के दे रही है सारी पीटीआई। अब ये न्यूयॉर्क की जो प्रॉपर्टी की बात डार साहब कह रहे हैं, मगर बड़ी बाजी की न्यू जर्सी में प्रॉपर्टी निकलती है। अब ये जो चीजें हैं, मगर आपको कोई एहसास नहीं होता कि आप जो बात कर रहे हैं कौम के सामने, आपके अपने कपड़े जो हैं वो कीचड़ में भरे हुए हैं और आप दूसरों को कह रहे हैं कि आपके कपड़े मेले पहने हुए हैं। तो इशू आपके साथ ये है कि बड़ी बाजी की जो बात है, मैं अभी नहीं कहना चाहता, एहतरामन नहीं कहना चाहता, आपने केसेस दाखिल कर दिए हैं, मगर आप मुझे ये बताएं कि लियाकत जतोई ईसीएल में नाम होते हुए किस तरह बाहर चले गए। चलो सारी बात को छोड़ के डार साहब ये मुझे जवाब दे दें। चलें, लियाकत जतोई साहब बाहर क्यों गए? अगर वो उनका नाम ईसीएल पे था, उन्हें नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूं जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन दामरा साहब ये हकीकत है, क्या बात है, वापस आते हैं जरा राणा जी से पूछते हैं, क्योंकि हम इस वक्त जिस सीआईटी की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा उसके बारे में एक कमेंट लेना जरूरी है। राणा सिंह साहब, ठीक है, आपकी तरफ आते हैं दामरा साहब। राणा सिंह साहब, ये जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर आपको लग रहा है कि पक्का काम कर दिया गया है, पक्का काम करे? इरफान मंगी साहब का भी इसमें होना, नैब के चेयरमैन जो हैं खुद इसको मॉनिटर करेंगे, देखेंगे, यानी कि अब वो चाहते हैं कि सबूत और शवाहिद जो प्रोवाइड किए गए उसके ऊपर अब एक स्टैंप भी लग जाए। ये बिल्कुल इसी तरह है, बल्कि जो सबूत और शवाहद फराहम किए गए थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे। चूँकि पीपल्स पार्टी ने शोर डालना शुरू कर दिया था कि ये जो इससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो पीपल्स पार्टी कह रही थी हमारे सियासी मुखालफिन को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाती तौर पर हमारे खिलाफ इंतकाम ले रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, बड़ी खुशी मनाई गई, विक्ट्री के निशान बनाए गए। तो उस वक्त भी हमने कहा था बतौर एक सहाफ़ी कि ये इनके लिए बेहतर नहीं हुआ। कुछ रिलीफ ज़रूर मिला है, लेकिन वो रिलीफ कुछ दिनों का रिलीफ है, उसके बाद एक सख्त वक्त आने वाला है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उसके मुताबिक तो मुझे किसी सूरत में भी जरदारी साहब वक्ती तौर अब तक तो बचते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर मेरिट पर डिसीजन होता है तो ये बताना पड़ेगा कि ये पैसे कहाँ से आए, ये रकम कहाँ से आई, ये जो वो मनी लॉन्ड्रिंग थी वो किस तरह हुई, बेनामी अकाउंट जो हैं। और उसके हवाले से जो 3 ऐसे ही शहादतें आ चुकी हैं, गवाही दे चुके हैं 2-3 ऐसे लोग जो बज़ाहिर तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के बिल्कुल पास है, बिल्कुल करीब तर है। लेकिन जब आने वाले दिनों में आपको एक रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें देखेंगे कौन कौन से लोग जो हैं उन्होंने आके क्या क्या इकरार किया और किस तरह बताया है। तो वो फिर बहुत से लोग ये कहेंगे कि अब मैं भी दे दूं। ठीक है, आपने वो जो बात की ना राणा अज़ीम साहब के, वो जो सबूत और जो गवाहान है वो कितने एक मुस्तनद हैं, और इसी हवाले से अब ये जो सीआईटी बना दी गई। आमिर अब्बास साहब, जी दामरा साहब आपकी तरफ में आती हूँ। आमिर अब्बास साहब, ये जो हम काबिल कबूल और मुस्तनिद शवाहिद और सबूत होने की बात कर रहे हैं, इस सीआईटी के बनने के बाद ये चीज़ें डिटर्मिन हो जाएंगी? देखिए, इस केस में जो शवाहिद है, जो सबूत है, जो एविडेंसेस हैं, वो ज्यादातर बैंकिंग ट्रेल है, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आपके इल्म में होगा कि अभी अजीजिया वाले केस में नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में मिलियंस ऑफ रुपीस आए थे, जिसे वो अदालत में डिनाई नहीं कर सके, उससे इनकार नहीं कर सके, क्योंकि ये इसकी अपनी एक कानूनी हैसियत होती है। इसके अलावा वो कराची के एमडीए की मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो लैंड की रेवेन्यू के वो रिकॉर्ड्स हैं कि किस तरीके से जमीनें अलॉट की गई, क्योंकि इस केस में सिर्फ जरदारी साहब नहीं है, इसमें ओमनी ग्रुप है, इसमें सिंध के सीएम साहब हैं, इसमें मलिक रियाज का बैरिया टाउन आ रहा है, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, सिंध के बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं। और इसमें ये जो तफ्तीश आगे चल रही है, नैब जब इसको चलाएगा तो नैब में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो जीआईटी को फैसिलिटी हासिल नहीं कि नैब में अप्रूवर बनाए जा सकते हैं, नैब में वादा माफ गवाहान को बुलाया जा सकता है। इनमें से बहुत से लोगों से कहा जा सकता है
या अगर वो खुद ये मानते हैं कि वो वादा माफ बनेंगे, तो ये एक फिर केस एक नया रुख इख्तियार करेगा कि अगर इसमें सिंध से वादा माफ गवाह, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या दूसरे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हों, अगर उन्होंने ये ऑप्ट कर लिया तो ये फिर एक बड़ी खतरनाक सिमत इख्तियार करेगा, क्योंकि जब वादा माफ गवाह नैब के कवानीन में बनाए जाते हैं तो उनको खाली ये नहीं कहा जाता कि आपने ओरल एविडेंस देना है, उनसे ये कहा जाता है कि आप वो तमाम मनी ट्रेल भी बताइए, आप वो तमाम ट्रांजैक्शंस भी बताइए, आपके पास जो रिकॉर्ड है वो भी दे दीजिए कि किस तरीके से इन तमाम जो माली बेज़ाब्तियां हैं या जो करप्शन के ये जो एलिमेंट्स हैं या ये जो किकबैक्स हैं, इनके असल बेनिफिशरीज कौन है, इसके असल जोन से जिनको फायदा पहुंच रहा है वो कौन है और फ्रंटमैन्स कौन से थे। तो ये 2 माह में लग रहा है कि ये केस थोड़ा सा और भी एक रुख इख्तियार करता हुआ हमें नजर आएगा। सही, ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, आप हमारे सेगमेंट में मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान डार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद, और कराची की किस्मत का एक बड़ा फैसला जो बड़ी अदालत से आया उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची से मुतालिक जो बड़ा फ़ैसला आया है वो ये है कि कराची को 40 साल पहले वाली जो हालत है इसमें इस शहर को बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला सामने आया जिसके बाद लोगों में बहुत बेचैनी है इस वक्त, और ख़ास तौर पर जो लोग फ़ीस दे चुके हैं आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये कमर्शलाइजेशन हुई है, उनका भी एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि उनका इसमें क्या कसूर है। मुजाहिद बरेलवी साहब, उन लोगों का क्या कसूर जिन्होंने फीसेस भी दी हैं, तमाम रूल्स जो उनको मौजूद थे उनको पूरा करते हुए उन्होंने वो अमारात खड़ी की हैं, उसके बाद अब जब उनके दिलों पर ये खबर बिजली बनकर गिरेगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे? मैंने एक तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है जो आपने ये कहा ना कि कराची को 40 साल पहले जैसी जगह पे खड़ा कर दिया जाएगा। यानी 40 साल पहले का कराची तो जितना शानदार और जितना खूबसूरत था, थोड़ा सी बहुत मैंने उसकी झलक देखी होगी और शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। 40 साल में जो माजी की सूबाई हुकूमतों ने, बल्दियाती हुकूमतों ने और हमारी वफाकी हुकूमत ने करोड़ों अरबों के फंडिंग के बाद जो किया है, जितनी भी जो आप सुनती थी ना चाइना कटिंग, कब्जा, ग्रोह, ये सब ये किसने किया? गरीब मिस्कीन आदमी तो वही बेचारा रह रहा था। ये इसके पीछे पूरे माफिया थे जो अभी भी मौजूद हैं। और देखें, मैं एक ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाहता हूं, जो ये बात अगर सुप्रीम कोर्ट ने कही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जरा बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। कराची में आप अपना कैमरा लेके किसी वक्त भी ओल्ड टाउन में चले जाएं, 8-8, 9-9 मंजिला बिल्डिंगें बगैर लिफ्ट के खड़ी हैं। मैं अगर अपना छज्जा आगे बढ़ाऊंगा तो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आ जाएगी। लेकिन ये जो किन के कहने पर किया गया है, ये जो इस वक्त 24-24 मंजिला बिल्डिंगों की इजाजत दी गई है, किस तरह दी गई है? पानी यहां नहीं, गैस यहां नहीं, बिजली यहां नहीं, क्या इनको ढाएंगे? इसके जिम्मेदार कौन है? निकाले ना उन अफसरान को, उन हुकूमतों को उनकी खबरों से, या उनके लोगों का ट्रायल करें ना। क्या बातें कर रहे हैं आप? ये लोग कैसे ले आएंगे जनाब? ये लेकिन मुजाहिद बरेलवी साहब, अब तो बड़े स्ट्रिक्ट अहकाम आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिस तरह भी हो 4 मंजिला बिल्डिंग के बगैर, जोरे बाजू पे किया जाए, जैसे भी किया जाए, वरना तो उन इदारों को, उनके सरबराहान को कहा गया कि आप वरना अपने घरों को वापस चले जाएं। लॉ था 4 मंजिला बिल्डिंग के लिए लिफ्ट जरूरी है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप ओल्ड कराची में 11-11 मंजिलें बिल्डिंग खड़ी है, सबको ढा देंगे? गरीब मिस्कीन लोगों को रिश्वत लेकर, पैसे लेकर खड़ा है, आप बेघर कर देंगे। ढाए ना मलिक रियाज की 26 मंजिला बिल्डिंग, ढाए ना वो जो बड़े बड़े आइकॉन ABCD KD पता नहीं कौन कौन लोग हैं, उनके क्यों नहीं गिराते? सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा बाद में? क्यों इजाजत दी? अभी सुप्रीम आपके जाते जाते चीफ जस्टिस ने जो आखिरी, सॉरी टू ड्यू रिस्पेक्ट, ये दिया कि जो खड़ी हुई है 24-26 मंजिला बिल्डिंग है, उन्हें खड़ा रहने दिया जाए। दोबारा इजाजत दे दी, उसमें बड़ा जश्न मनाया गया। मैंने सुना एक ग्रुप जिनका लियारी एक्सप्रेस है वहां तक लेकर आबाद ने आधा सफ़े के इश्तारात दिए आपके चैनलों, अखबारों को, और उन लोगों ने कि जना वाह वाह कैसा अच्छा फैसला हो गया। कैसे करेंगे आप?
तो जब आपने 24 मंजिला 26 मंजिला बिल्डिंग बनाई थी, इस फैसले के बाद उस फैसले की क्या अहमियत है? रेहान हाशमी साहब, ये बहुत ही बड़ा इशू है और आम आदमी जो है वो इससे बहुत इन्फ्लुएंस होएगा, उसके ऊपर बहुत उसके असरात होंगे। अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप पहले हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे, जो अहकामात पहले दिए गए थे जब बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये तजावज़ात के हवाले से, तो अहकामात दिए गए थे मेयर कराची को भी, सिंध हुकूमत को भी बहाली के हवाले से। अब एक और बड़ा हुक्म आ गया है और लोग जिन्होंने ये इमारतें बनाई हैं उनका ये कहना है कि हमने बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बनाई है। क्या इम्पैक्ट होगा और क्या जिम्मेदारी होगी मेयर कराची पे, क्या जिम्मेदारी होगी सिंध हुकूमत पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के इस गवर्नेंस के कोर इशू को, कि जिसको बल्दियाती क़यादत हो या सिंध गवर्नमेंट हो, क्योंकि बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे तो थे नहीं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात हुए। तो ये बैड गवर्नेंस की मिसाल है कि जुडिशरी को गवर्नेंस के इशू में डायरेक्शन देनी पड़ रही है और चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जिन लोगों ने परमिशन दी, क्यों कर दी, वो कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन से पॉलिटिकल बैकिंग थी, अगर पॉलिटिकल बैकिंग है, वो कौन से ऐसे अवामिल थे या मॉनिटरी बेनिफिट था, इसको सामने आना चाहिए। वो तमाम सियासी और सरकारी शख्सियात कि जिन्होंने शहर का सत्यानाश किया, बर्बाद किया, चाहे वो कोई भी हो, उनके खिलाफ अब चीजें वाज़ेह तौर पर सामने आने चाहिए कि शहर को बर्बाद करने में वो कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं कि लूट मार का एक बाजार गर्म करके रखा। और आज शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बुनियाद के ऊपर चीजें बेहतर करने के लिए जुस्तजू की जा रही है। मैं जाती तौर पर अपनी राय रखता हूं कि मैं श्योर नहीं हूं ये सुप्रीम कोर्ट ने। बरेलवी साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पे, जब आप जिम्मेदारान का जिक्र कर रहे हैं ना, तो बरेलवी साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। क्यों बरेलवी साहब, कौन है वो जिम्मेदार और कौन है वो जिनको कि सबसे पहले पूछा जाना चाहिए? मैं अपने मासूम छोटे भाई दोस्त रेहान हाशमी की बात पे इस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ कि यानी अब इस सुप्रीम कोर्ट के अब तो चलेगा भाई चीफ साहब। मैं यही तो कह रहा था कि पहले उन्होंने कहा कि जनाब ये 24 मंजिला या 26 मंजिला, क्या रेहान हाशमी को नहीं इल्म कि आप जिस इलाके में सेंट्रल में रहते हैं उन घरों में जो 100-200 गज के या 2 मंजिला घरों में रहने वाले पानी, बिजली, गैस, बुनियादी सहूलतों से किस तरह महरूम है? और फिर जब ये सेंट्रल में लियारी एक्सप्रेस वे जाते हैं तो ये किसने 24 मंजिला और 16 मंजिला और 18 मंजिला बिल्डिंगों की इजाजतें दी गई और जिसको रोका गया और बाद में फिर आबाद के कैसे उन्होंने जश्न मनाया इस पे? आपके जब उन लोगों के लिए 200 गज पे रेहान हाशमी के वोटर रहते हैं, गरीब, उनके लिए सहूलत नहीं थी। आपने जो बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर दिए, उनको कहां से देंगे? क्या जवाब देंगे रेहान हाशमी साहब? आपने दिए। मैं आज अपने घर का आता हूं तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गिराने आ जाती है। जी ऐसी बात मैं रेहान से नहीं कह रहा हूं, मुजाहिद भाई मैं की बात कह रहा हूं कि ये इनको। जी रेहान साहब बोलिएगा। जी, मैं मुजाहिद भाई आपकी इजाजत से एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं। देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि जहां पर 50 अफराद रहा करते थे, आज वहां पर 500 अफराद रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह रिहेबिलिटेट नहीं हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन लोगों ने जमा पूंजी जमा करके वो जगहें ली, वो अपार्टमेंट्स लिए। देखें, इस शहर को वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ भी जाना है अगर तो जरूरत है। देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन आपकी होनी थी, वो नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, इसको सिरे से रद्द भी नहीं किया जा सकता। बिला इजाजत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए बगैर जो जगह जिन जगहों पर इस तरह की वर्टिकल एक्सपेंशन हाई राइज हुई है, उनको खत्म होना चाहिए। लेकिन ये भी तो देखना है कि अगर वो, लेकिन ये भी बात काबिल तवज्जो है कि बिल्डिंग ना बनाने का ऑर्डर जाता है, गिराने का ऑर्डर जो है, ये लोगों के लिए कितनी एक मुश्किलात खड़ी करेगा और शहर कराची के लिए कितनी एक मसाइल खड़े करेगा। 40 साल पहले वाला कराची और अब का जो कराची है, मास्टर प्लान को तो चले एक साइड पे रखे, तरक्की के तनासब को भी सामने रखिए, पॉपुलेशन रेट को भी सामने रखिए और ज़रूरियात ज़िंदगी को भी सामने रखिए, तो एक बहुत ही मुश्किल मरहला है जो सामने खड़ा है। असल कसूरवार कौन है, असल सवाल तो ये है और उन तक हाथ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सवाल तो ये है। मुझे मेरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपने मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।